भारत की राजनीति में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कैमरे के पीछे रहकर राजनीति की पूरी तस्वीर बदल देते हैं। प्रशांत किशोर यानी पीके ऐसा ही एक इंसान है जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार तक को चुनाव जितवाया। अब वही खुद जनता के बीच जा रहे हैं और एक नई पार्टी लेकर आए हैं जनसुराज। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उन्होंने नई पार्टी बना ली। असली सवाल ये है कि क्या कोई रणनीतिकार जो दूसरों के लिए चुनावी प्लान बनाता रहा है वो खुद मैदान में उतरकर भी वैसा ही सफलता पा सकता है? क्या पीके का जनसुराज वाकई बिहार की राजनीति में बदलाव लाने की ताकत रखता है, या फिर ये भी आम आदमी पार्टी जैसी एक उम्मीद होगी जो धीरे धीरे सिस्टम का हिस्सा बन जाती है? आज की राजनीति में जहां जातिवाद, परिवारवाद और पैसे का बोलबाला है, वहीं पीके का मॉडल कुछ अलग होने का दावा करता है। वो कहते हैं शिक्षा, रोजगार और सम्मान ही उनके 3 मुद्दे हैं। वो लोगों से कहते हैं कि वोट लो लॉजिक से, ना कि किसी जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे। इस वीडियो में हम प्रशांत किशोर की पूरी कहानी को परत दर परत खोलेंगे। उनकी शुरुआती जीवन, उनकी शिक्षा, उनके यूएनए से लेकर पीएम मोदी तक के सफर, उनकी रणनीति, विवाद और अब उनका नया राजनीतिक सपना जनसुराज। तो चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। प्रशांत किशोर का जन्म 1977 में बिहार के रोहतास जिले के एक छोटे से गांव कोनार में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर श्रीकांत पांडे एक डॉक्टर थे और बक्सर जिले में प्रैक्टिस करते थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे पीके का बचपन बिहार के उन्हीं गलियों में बीता जहां आज वो जनसभाएं कर रहे हैं। बचपन से ही पीके पढ़ाई में तेज थे, खासकर गणित में। उनके माता पिता चाहते थे कि वो IIT में जाए और इंजीनियर बने, लेकिन पीके का मन कुछ अलग ही रास्तों पे चल रहा था। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में स्टैटिक्स विषय से पढ़ाई की, लेकिन स्वास्थ्य कारणों की वजह से पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। इस विफलता ने उन्हें रोका नहीं। उन्होंने लखनऊ और फिर हैदराबाद जाकर अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पूरी की। इसके बाद उन्होंने भारत और अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएनए के लिए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में काम करना शुरू किया। वहाँ उन्होंने कुपोषण, स्वास्थ्य और पोषण जैसे गंभीर मुद्दों पे काम किया। पीके ने बहुत कम उम्र में ये समझ लिया था कि बदलाव सिर्फ सरकारी योजनाओं से नहीं आता, बल्कि सोच बदलने से आता है। शायद यही वजह थी कि जब वो यूएनए में अच्छी नौकरी कर रहे थे, तब भी उनका मन भारत की समस्याओं की तरफ खींचता चला गया। पीके की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया साल 2011 में, जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। उस समय पीके एक रिसर्च रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें मोदी सरकार की योजना और जनसभा पर उसका असर बताया गया था। मोदी को उनका काम इतना पसंद आया कि उन्होंने पीके को 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी टीम में शामिल कर लिया। यही से पीके का राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ। उन्होंने मोदी के लिए एक अलग तरह का प्रचार मॉडल बनाया, जैसे चाय पे चर्चा, 3D रैलियां, रन फॉर यूनिटी जैसे इनोवेट मुहिम चलाई। 2013 में उन्होंने CAG नाम से एक संगठन बनाया जिसने 2014 में बीजेपी की चुनावी रणनीति को संभाला। 2014 के आम चुनाव में मोदी की भारी जीत हुई। 282 सीटें के पीछे पीके की टीम और उनके डिजिटल, जमीनी और ब्रांडिंग वाले कामों की बड़ी भूमिका रही। लेकिन पीके यही नहीं रुके। उन्होंने CAG को इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी में बदला और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर का नाम हर राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगा। उन्होंने एक बात साबित कर दी कि अब चुनाव सिर्फ रैली और पोस्टर से नहीं, बल्कि डेटा, साइकोलॉजिकल और जमीनी हकीकत की गहरी समझ से जीते जाते हैं। 2015 में बिहार में महागठबंधन बना। नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ आए। पीके ने इस गठबंधन के लिए काम किया और बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो जैसे नारों से लोगों को दिल में जगह बना ली। नतीजा, महागठबंधन को 178 सीटें मिली। इसके बाद पीके एक के बाद एक राज्य जीतते गए। 2017 में पंजाब कांग्रेस के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को 77 सीटों के साथ सत्ता दिलाई। 2019 में आंध्र प्रदेश YSR कांग्रेस और जगन मोहन रेड्डी को 151 सीटों के साथ भारी जीत मिली। 2020 में दिल्ली अरविंद केजरीवाल को दोबारा सत्ता दिलाई 62 सीटों के साथ। 2021 में बंगाल ममता बनर्जी को खेला होवे के नारे के साथ 213 सीटें दिलाई जब बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में थी। तमिलनाडु MK स्टालिन DMK को 169 सीटें मिली। पीके की खासियत ये थी कि वो हर राज्य में लोकल इमोशनल को पकड़ लेते थे। उनका कैंपेन मॉडल डेटा के साथ साथ मानवीय भावनाओं को समझता था। युवाओं की
बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिलाओं की सुरक्षा और स्थानीय मुद्दे। वो हर चुनाव में सिर्फ सोशल मीडिया का पोस्टर तक सीमित नहीं रहते थे। वो गांव-गांव घूमते, फीडबैक लेते और फिर उसी के आधार पे कैंपेन डिजाइन करते। यही वजह है कि हर पार्टी उन्हें सीक्रेट हथियार मानने लगी थी। लेकिन हर जीत के साथ पीके की अपनी राजनीतिक भूख भी बढ़ती चली गई। अब सिर्फ उन्हें रणनीतिकार नहीं, बदलाव का चेहरा बनना था। 2018 में पीके ने पहली बार सक्रिय राजनीति में कदम रखा। उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ज्वाइन की और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए गए। तब चर्चा थी कि नीतीश उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। लेकिन 2020 में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पर मतभेद के चलते पीके को पार्टी से निकाल दिया गया। यही वो पल था जब पीके ने ठान लिया कि अब वो पर्दे के पीछे नहीं रहेंगे। उन्होंने तय किया कि वो खुद राजनीति में उतरेंगे, लोगों से मिलेंगे और एक नया मॉडल लेकर आएंगे। और फिर शुरू हुआ जनसुराज यात्रा। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती पर उन्होंने पूरे बिहार में पद यात्रा शुरू की। गांव-गांव पैदल गए, लोगों की बातें सुनी, उनके दुख दर्द को समझा। ये यात्रा सिर्फ प्रचार नहीं थी, ये रिसर्च और जनसंपर्क अभियान भी था। 2 अक्टूबर 2024 को पटना में उन्होंने अपनी नई पार्टी की घोषणा की, जनसुराज पार्टी। नारा था शिक्षा, रोजगार और सम्मान। पीके का दावा है कि ये पार्टी बाकी पार्टियों से बिल्कुल अलग है। यहाँ जाति और धर्म नहीं, काम और काबिलियत की राजनीति होगी। उन्होंने कहा, हम ऐसा पार्टी बना रहे हैं जहाँ हर कार्यकर्ता को राइट टू रिकॉल का अधिकार मिलेगा। अगर कोई नेता काम नहीं करे तो कार्यकर्ता ही उन्हें हटा सकता है। ये विचार सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन क्या इसे जमीन पे लागू करना इतना आसान है? इस पर जनता का जवाब अभी बाकी है। पीके की जनसुराज पार्टी के 3 मुख्य वादे हैं, जिसमें पहला है शिक्षा सुधार, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारना, शिक्षकों की नियुक्ति और ट्रेनिंग पे ध्यान देना। दूसरा है रोजगार, हर युवा को नौकरी देने का वादा। पीके का कहना है कि स्किल डेवलपमेंट और लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देकर ये संभव है। तीसरा है सम्मान, बुजुर्गों को 2000 प्रति माह पेंशन देने का वादा। अब सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े वादों के लिए पैसे कहां से आएगा? पीके का जवाब है शराबबंदी खत्म करेंगे। वो कहते हैं कि शराब पर बैन हटेगा तो हर साल करीब 20,000 करोड़ की कमाई होगी, जो इन योजनाओं में लगाई जा सकेगी। लेकिन यही सबसे बड़ा विवाद भी है, क्योंकि नीतीश कुमार की पहचान ही शराबबंदी रही है। पीके का कहना है कि शराबबंदी ने सिर्फ अवैध धंधों का बढ़ावा दिया है और इससे बिहार की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा जनसुराज पार्टी का कहना है कि वो नेताओं को नहीं, जनता को ताकत देंगे। सभी कार्यकर्ताओं को संगठन के अंदर चुने जाने का अधिकार है और वो राइट टू रिकॉल के जरिए नेताओं को हटा भी सकते हैं। ये बात सुनने में शानदार लगती है, लेकिन सवाल वही है, ये सब सिर्फ बातें हैं या फिर जमीन पर भी दिखेगा असर? प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री के साथ विवाद की झड़ी लग गई है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो अब तक हर पार्टियों के लिए काम कर रहा था, वो अब खुद की पार्टी बनाकर निष्पक्ष राजनीति कर पाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो इंसान ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी के लिए स्ट्रेटजी बना चुका है, क्या वो अब जनता को अपने मिशन पे भरोसा दिला पाएगा? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पीके की पार्टी जनसुराज कहीं एक और आप बनने की कोशिश तो नहीं कर रही। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि जब हर जगह विकल्प खत्म हो रहे हैं, तब क्या एक नया चेहरा देश को नहीं मिलना चाहिए? कुछ आलोचक कहते हैं कि पीके का जमीनी अनुभव बहुत कम है। वो एक सोशल इंजीनियर है, नेता नहीं। उन्होंने खुद कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, न जनता के बीच लंबे समय तक काम किया। ऐसे में जनता का भरोसा जीतना उतना आसान नहीं है। साथ ही कई राजनीतिक पार्टियों को पीके का स्वराज मॉडल खटक रहा है। उन्हें डर है कि अगर ये मॉडल लोगों के बीच चला गया तो पारंपरिक राजनीति की दुकानें बंद हो सकती है। लेकिन पीके का जवाब भी सीधा है, मैं चुनाव लड़ने नहीं आया, सिस्टम बदलने आया हूँ। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि ये नया प्रयोग सफल होता है या नहीं। अब बात करते हैं जनसुराज की उस टीम की जो इस पूरे मिशन को जमीन पे उतार रही है। पीके ने बिहार के हर जिले में ऐसे युवा, किसानों, छात्रों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को चुना है जो अपने अपने इलाके में बदलाव की अलख जगा रहे हैं। टीम की सबसे बड़ी खासियत है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, यानी कोई हाई कमांड कल्चर नहीं। यहाँ हर ब्लॉक, हर पंचायत और हर जिले में लोगों को राय लेकर फैसले लिए जाते हैं। हर जिले में 1000 लोगों की जनसुराज टीम बनाई गई है जो लोगों से डायरेक्ट फीडबैक लेती है। पानी की समस्या क्या है, स्कूल की हालत कैसी है, हॉस्पिटल में डॉक्टर है या नहीं, इन सबको जोड़कर एक रियल ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसी के आधार पे एजेंडा बनाया
रहता है, यानी चुनाव से पहले वादे नहीं, पहले लोगों की समस्या सुनना, फिर हल्का रोड मैप। इस मॉडल में IT सेल या ट्रोल आर्मी जैसी कोई चीज नहीं है। फोकस है काम की बात, जमीनी बात, और इसी के लिए लोकसभा से पहले पूरे बिहार में 3000 से ज्यादा गाँवों का दौरा हो चुका है। ये टीम राजनीति के पुराने सिस्टम को तोड़ने के लिए बनी है, बिना जाति, बिना धर्म और बिना गुंडागर्दी के। अब जरा हकीकत को जमीन पर भी उतारते हैं। पीके का मॉडल सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल भी है। सबसे पहली चुनौती है जनता का भरोसा जीतना। देश में लोग अब राजनीतिक से ऊब चुके हैं, उन्हें हर नेता झूठा लगता है। ऐसे में पीके जैसे व्यक्ति को, जो अब तक पर्दे के पीछे रहे, जनता के दिलों में जगह बनाना आसान नहीं होगा। दूसरी बड़ी चुनौती राजनीतिक दलों का विरोध। जन स्वराज का मॉडल उनके लिए खतरा है, इसलिए विरोधी पार्टियां हर मौके पे उसे बदनाम करने की कोशिश करेगी। पीके दलाल है, वो कांग्रेस बीजेपी का एजेंट है, वो सत्ता के लिए काम कर रहा है जैसी बातें विपक्ष की ओर से कही जा रही है। तीसरी चुनौती है संसाधन और फीडिंग। बिना बड़े डोनर और बिना कॉर्पोरेट सपोर्ट के इतने बड़े स्केल पे मूवमेंट चलाना आसान नहीं। हालांकि पीके दावा करते हैं कि उनकी पार्टी जनता से चंदा लेकर चलेगी, लेकिन वो कितना संभव है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा पीके को बिहार की जातिवादी राजनीति से भी जूझना होगा। यहाँ हर चीज जाति के चश्मे से देखी जाती है। अगर जन स्वराज जाति से उठकर ऊपर कोई बात करेगा तो उसे क्या वोट देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर एक भी चुनाव हार गए तो क्या वो मूवमेंट टिक पाएगा? आखिर में बात करते हैं निचोड़ की। प्रशांत किशोर का ये राजनीतिक प्रयोग भारत की लोकतांत्रिक राजनीति में एक बड़ा मोड़ हो सकता है, या फिर एक और अधूरा सपना। उन्होंने अब तक हर पार्टी के लिए स्ट्रेटजी बनाई, लेकिन अब वो खुद जनता से सीधे जुड़कर राजनीति को बदलना चाहते हैं। सवाल ये नहीं है कि वो जीतेंगे या हारेंगे, सवाल ये है कि क्या भारत की राजनीति में अब भी बदलाव की गुंजाइश बची है। जन स्वराज का मॉडल अगर सफल होता है तो देश की राजनीति में एक पॉलिसी बेस्ड, ग्राउंडेड, कनेक्टेड मॉडल की शुरुआत होगी, जो जनता के मुद्दों पे बात करेगा, न सिर्फ इमोशन, जाति और धर्म के नाम पे वोट मांगेगा। लेकिन ये सब सिर्फ भाषणों से नहीं होगा, इसके लिए लगन, मेहनत और सालों की ग्राउंड वर्क चाहिए और जनता का भरोसा। तो क्या पीके इस भरोसे की परीक्षा पास कर पाएंगे? फैसला जनता का है, क्या वो एक नया रास्ता अपनाएगी या फिर पुराने ढर्रों पे ही चलेगी? बाकी इस पे आपकी राय क्या है वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।